हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम एक विश्लेषण करने जा रहे हैं, इस विश्लेषण का आधार जो है वो थोड़ा सा अलग एंगल से है। अभी तक तो हम लोग नॉर्मल कुंडलियों को रीड करते हुए आ रहे थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन इस बात पे खड़ा हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर लेवल की मानसिकता डेवलप हो रही है। ये चीज़ कही गई कि कहीं ना कहीं वुमेन्स के लेकर या वुमेन्स की तरफ एक थोड़ा सा आक्रामक और नेगेटिव थॉट्स माइंड के अंदर फीड आउट हो रही हैं। तो वो जो चीज़ें हो रही हैं उसमें दो बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं। एक चीज़ कहलाती है वो होती है परिस्थिति, कि आपकी सराउंडिंग के अंदर किसी इवेंट ने अपने आप को बना लिया है और उस इवेंट की वजह से हमारे अंदर एक मनोस्थिति बन के सामने उभर के आती है। हम एक तो उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात होते हैं तो वो वाक़यात क्या बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली हम अपने ऊपर ले लेते हैं, उसका क्या हमारे लाइफ के अंदर कोई फैक्टर है या कोई ऐसा कनेक्ट है जो कि वो हमारे ब्रेन को अपने आप एनर्जाइज कर देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आज दो चीज़ों को पहले समझने की ज़रूरत थी कि जो भी लाइफ के अंदर एक इंसिडेंट फिक्स था, प्लान था, उसने किसी एक इवेंट को क्लिक कर दिया है क्या, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे को कोई ना कोई चीज़ बैलेंस या डिसबैलेंस, जिस भी तरीके से देखें उसे कर रही है। अगर बैलेंस कर रही है तो भी ठीक है, अगर डिसबैलेंस कर रही है तो भी ठीक है। बट हो क्यों रहा है, क्वेश्चन ये उठता है, उसको आइडेंटिफाई किस तरह से किया जा सके। यहाँ पे जो फैक्टर आया वो ये कि कोई ऐसे फीमेल फ्रेंड्स एंड ऑल वाली बात नहीं है। किसी टीचर ने किसी बच्चे को किसी फीमेल के कारण कुछ कह दिया और वो बात इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि कहीं ना कहीं उस बात की वजह से एक पूरा नज़रिया ही सबके प्रति बदल गया। ठीक है, ये बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है कि हम इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि ये चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं। इसको हम जन्म कुंडली के अंदर भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देखने की कोशिश करें क्या वो चीज़ कहीं बहुत ही स्पेसिफिकली हमारे साथ कनेक्ट होकर तो नहीं आई थी। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसने कि हमारे पीछे की किसी चीज़ को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया। जैसे कि हमारा कोई एक टफ पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो और हम कहीं गए और उसको लेकर चर्चा हो गई तो हमारा पूरा का पूरा माहौल एक्टिवेट हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर देखें, एक चार्ट जो है वो जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में थोड़ी देर के बाद आएंगे। पहले जो ये फैक्टर था कि फीमेल्स और फीमेल्स के प्रति ये जो बिहेवियर आना है ये क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता है, क्यों सिर्फ एक चीज़ ने, एक इंसिडेंट ने लाइफ के अंदर चीज़ों को लेट गो करने का थॉट नहीं दिया, उसको भी देखते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं इस वाले चार्ट को। ये वो चार्ट है जहाँ पर व्यक्ति अपने बिल्कुल लास्ट पास्ट डेथ की तरफ थे। उस कंडीशन में अगर हम देख रहे हैं तो जो भी उनकी दशाएं उस समय काम कर रही थी उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे, यानी कि जहाँ पर फाइनली व्यक्ति ने अपने पास्ट बर्थ को ख़त्म किया था। अब ये कंसेप्ट क्यों ले रहे हैं, ये कंसेप्ट श्री कृष्ण जी की उसी बात पे ले रहे हैं कि आत्मा अजर और अमर है। जब उसने एक शरीर त्यागा तो उसने दूसरे शरीर को धारण कर लिया। ठीक है, अगर वो उसके बीच में कहीं और निकल जाए तो फिर वो प्रेत योनि बन जाए। इसका मतलब आत्मा जस्ट लास्ट में जहाँ पे रुकी और वहीं से उसने नेक्स्ट कंटिन्यूटी करी, इन दोनों के बीच में जो चीज़ अटक गई, किसी एक जगह पे स्ट्रक हो गई, वो मायने रखेगी। यहाँ पे हम देखें तो शुक्र जो कि स्त्री का कारक ग्रह है, ठीक है, वुमेन्स का एक नेचुरल कारक ग्रह माना जाता है। किसी भी पुरुष कुंडली में पार्टनर के लिए कारक ग्रह माना जाता है, बोथ द जेंडर्स मेल एंड फीमेल के लिए। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर हम देखें तो जो वीनस है, स्त्री का कारक ग्रह है, उसका प्रभाव किस तरीके से बन रहा है, वो कहीं ना कहीं लगन को, फर्स्ट हाउस को प्रभावित किए हुए था। इसका मतलब कोई बात जहन के अंदर बहुत ही स्ट्रांगली बैठी हुई थी। जब D60 का चार्ट बनाया गया तो D60 के चार्ट में शुक्र मंगल के साथ कहीं ना कहीं 9th हाउस में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब भी फिक्स है कि वीनस और मार्स एंगर, एग्रेशन और फीमेल्स या प्रॉपर्टी, वेल्थ, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो इस चार्ट का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी तरफ ये लाइफ आगे जाने की कोशिश करेगी। और कुछ चीज़ें माइंड के अंदर स्ट्रक होके आई हैं जो एक्टिवेट होंगी और वो एक्टिवेट होकर दूसरी चीज़ों को नॉर्मल नेचुरल बिहेवियर में शिफ्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मदर के साथ रिलेशंस में भी कहीं अगर तनाव की स्थिति दिखाई देती है तो वो भी यही हो रही है। मंगल जो है वो अपनी 8वीं दृष्टि जो रखते हैं उससे चंद्रमा को देख रहे हैं और राहु जो है उसकी अपनी एक दृष्टि प्रभाव वो भी चंद्रमा के ऊपर है। इस कंडीशन को अगर मैं पहले जहाँ पे पास्ट डेथ कंडीशन हुई है वहाँ पे ये मान के चलूँ कि चंद्रमा कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में है कि दो पापी या क्रूर ग्रहों से पीड़ित है। चंद्रमा माता का कारक भी है और मन भी है। मन में
एक तरफ डिजायर्स बहुत हाई है, दूसरी तरफ एंगर एग्रेशन का भी एक एस्पेक्ट काम कर रहा है, प्लस चंद्रमा माता का कारक भी है, तो वहां से भी एक पृथकतावाद दिखाने की कोशिश ये उस ड्यूरेशन में कर रहा था। अब जो बर्थ करेंटली है उसमें इस इवेंट ने अपने आप को कैसे ट्रांसफर किया, इसको देखिए। यहां पर एक रोल जो शुक्र का है वो इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि शुक्र इस कुंडली का आत्मकारक ग्रह बन के निकल के आ गया, सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट बन के निकल के आ गया। इसलिए कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर रिलेशंस को लेकर एक बैलेंस स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा, या उसको कहीं ना कहीं वो चुनौतियां देगा ही देगा। शुक्र जब कभी भी कुंडली में आत्मकारक बना है तो लोगों को पार्टनर्स के साथ कनेक्ट होने में कोई ना कोई चैलेंजेस आवश्यक रूप से देता हुआ पाया गया है। ऐसे लोगों में या तो मैरिज करना मुश्किल, या हो तो भी वहां पे समन्वय बिठाना मुश्किल देखा गया है। शुक्र आत्मकारक, तो वो जो आत्मकारक का यहाँ का प्रभाव है जिसको वो इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर जैसे मैंने उस दिन आपसे बात कही थी कि जब भी किसी भी तरीके के रिलेशंस को हम लगाने की कोशिश करेंगे तो वह चंद्रमा से लगाएंगे, ठीक है। उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट बात समझाता हूँ। इस कुंडली के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें लगन में जो नक्षत्र मिल रहा है वो गुरुदेव का मिल रहा है, ठीक। दूसरी खास बात, चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो भी गुरुदेव का मिल रहा है। जब दोनों ही लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली से एक ही नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसका मतलब ये बन चुका है कि कहीं ना कहीं जो हमारी एक सीक्वेंस होने वाली है, लगन से चले तो भी या फिर चंद्र कुंडली से चले तो भी, जो 5वां तारा है ऑब्स्टेकल का वो कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन तारा यहाँ पे निकल के आ रहा है ऑब्स्टेकल के लिए वो भी 5वां तारा वीनस बन रहा है। जब हम जुपिटर से कंसीडर कर रहे हैं तो जुपिटर के बाद जब हम उस सीक्वेंस में चलेंगे गुरु, शनि, बुध, केतु, केतु के बाद शुक्र, तो जो ऑब्स्टेकल का तारा है उस कुंडली में वो भी शुक्र से ही कनेक्ट हो रहा है। ऐसे स्थिति में ये जो ऑब्स्टेकल का तारा बना हुआ शुक्र है वो 11th हाउस ऑफ फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, और वीनस होने के कारण फीमेल फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, जो कि उसको वहां पे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर दिया। फिर से बोलूं, यहाँ पे कोई फीमेल फ्रेंड का डायरेक्ट फैक्टर नहीं आया, बट फीमेल्स को लेकर उसने डिस्टर्बेंसेस को दिया है। यही कंडीशन क्योंकि 11th हाउस में बन रही है लगन कुंडली से, तो बड़े भाई बहनों में अगर बड़ी बहन होंगी तो उनके साथ भी रिलेशंस को हार्डशिप दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई ऐसी बात है जो व्यक्ति के जहन में बैठी हुई थी और किसी एक इवेंट ने उस पूरे जहन की उस पूरी बातों को रिवाइंड कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, रिलेशंस को हम हमेशा चंद्रमा से यूज करते हैं। चंद्रमा से शुक्र जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं एक तो 8वें घर में, ठीक है, नंबर 1। इसकी वजह से क्या हो रहा है, 8वां घर में शुक्र के बैठने से जो कि उसका कारक स्थिति है शुक्र की, उसको थोड़ा सा उसने इफेक्ट किया हुआ है। मूल त्रिकोण राशि में खुद चंद्रमा बैठे हुए हैं और शुक्र जो है वो अपनी 2nd हाउस में जाके बैठे हैं चंद्रमा से 8वें, यानी कि कोई ऐसी चीज जो मन को परिवर्तित करेगी, चंद्रमा से 8वां भाव परिवर्तन है, कोई ऐसी चीज जो मन को परिवर्तित करेगी, तो वो परिवर्तित करने वाली कंडीशन यहाँ पे शुक्र बन गया। शुक्र कहीं ना कहीं फीमेल्स का कारक होता है, इसको ध्यान में रखते चलिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट है, केतु चंद्रमा के साथ आ गया, केतु चंद्रमा के साथ आया, शुक्र की ही राशि में जाके बैठा, तो केतु का सीधा सीधा प्रभाव भी एक तो शुक्र के ऊपर होगा, चंद्रमा का प्रभाव भी शुक्र के ऊपर होगा। शुक्र अपने आप में जिन कारक तत्वों को दिखाता है उन सबके ऊपर मन का, मनोस्थिति का भी प्रभाव है, और डिटैचमेंट दे सकने वाले ग्रह केतु का भी प्रभाव है। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन इफेक्ट कर रहा है दोनों ही स्त्री कारक ग्रहों को, एक चंद्रमा और दूसरा शुक्र, दोनों के दोनों कुंडली में कहीं ना कहीं जो फीमेल फैक्टर होता है उसको प्रभावित किए हुए हैं। मदर के साथ भी रिलेशंस को इस केतु के फैक्टर के कारण कहीं ना कहीं काइंड ऑफ द स्ट्रगल देखना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने केतु की सीरीज की वीडियो में आपसे कहा कि हम इस केतु को अगर शनि और मंगल से रिप्लेस कर दें तो मंगल की जो दृष्टि है वो शुक्र के ऊपर फिर पड़ेगी। और मैं बहुत स्ट्रांगली कह रहा हूँ, जब D60 का चार्ट उठाते हैं तो D60 के चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है, उसी तरीके से लगन को छोड़ दें तो वहां पे 9th हाउस, उस 9th हाउस में आया हुआ ग्रह हमारे को इस लाइफ में किसी ना किसी रूप में प्रभावित आवश्यक रूप से करता है इस कुंडली के अंदर, क्योंकि वहां पे एक शुक्र और दूसरे मंगल का प्रभाव है। तो मंगल का मांगलिक प्रभाव कार्य करने पे आया ही आया हुआ है, 7th और 7th लॉर्ड दोनों को प्रभावित करने, जो आगे जाके मैरिज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, नंबर 1। दूसरा, यहां से जब हम केतु के साथ कनेक्ट करेंगे तो मंगल का यह प्रभाव शुक्र को प्रभावित करेगा। अगेन वहां पे मंगल नीच राशि यानी अपने आप को परिस्थिति से निकालने की कोशिश भी करना, लेकिन ना निकाल पाने की स्थिति दिखाना, और साथ ही साथ
चंद्रमा को भी प्रभावित करेगा शनि और चंद्रमा के दोष के रूप में। तो मदर से भी रिलेशंस में एक स्ट्रेन पैदा कर रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो या तो अर्निंग्स को इफेक्ट करेगा इस कंडीशन में, या फिर उसका जो इफेक्ट आने वाला है वो बड़े भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, और दोस्तों में भी क्योंकि शुक्र बैठे हैं और फेमिनिन राशि है तो फीमेल फ्रेंड्स के साथ काफी ज्यादा दूरियों को बनाने का माइंडसेट काम करेगा। तो मनोस्थिति को हम इस कंडीशन से समझ सकते हैं। जो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा था कि क्या हमें एस्ट्रोलॉजी से ही यहाँ पे मदद लेनी है या साइकोलॉजी, तो यहाँ पे हमें दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम देख रहे हैं तो हमारे को शनि की दशा दिखाई दे रही है जो कि एक निराशावाद की दशा मानी जाती है। तो उस निराशावाद की दशा के हिसाब से हम ये कह सकते हैं अपनी एनवायरनमेंट सराउंडिंग एनर्जी में जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करिए, जिसका उपाय आपको दिया गया। दूसरा साथ साथ क्योंकि ये फैक्टर साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमें व्यक्ति की साइकोलॉजी में जाकर उस साइकोलॉजी को हटाना पड़ेगा, ड्रेन आउट करना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें माइंड से निकल पाएंगी। अन्यथा सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि वो एक फैक्टर है जिसे कि हम इतनी आसानी से क्लियर ऑफ कर लें, तो यहाँ पे वो इतनी आसानी से नहीं होने वाला। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा है क्योंकि शुक्र आत्मकारक है। जीवन के अंदर वो किसी भी कंडीशन को कहाँ ले जाना चाहता है, वो दर्शाना चाहता है। इस चार्ट के हिसाब से अगर हम रीड करने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि बाहर कहीं पे मूव करके लाइफ को राइज करने की कोशिश देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो मैंने कहा कि एक फैक्टर, जब मंगल भी एक प्रोमिनेंट फैक्टर के रूप में आ रहा है अलॉन्ग विद द शुक्र, तो उसमें देखें ये जो प्लेसमेंट आ रही है मंगल की एक राशि, इसके कारण थोड़ा सा एक इफेक्ट लाइफ के अंदर देखने को मिल रहा है। इफेक्ट कैसे? यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव राहु देव के नक्षत्र में हैं और राहु के साथ शनि का संबंध 12वें भाव में बनना वो ड्रिंकिंग हैबिट्स को क्रिएट करने की संभावनाएं बहुत बुरी तरह से दिखाता है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन मंगल जो है वो राहु का डिस्पोजिटर प्लेस है और शनि राहु के नक्षत्र के साथ उसमें जुड़ा हुआ है। इस कारण से यहाँ पे हेल्थ इश्यूज शनि की दशा के अंदर ड्रिंकिंग हैबिट्स का ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो दो चीज़ों को आपको यहाँ पे बहुत ही फोकस होना पड़ेगा। एक, इस हैबिट को धीरे धीरे खत्म करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उनको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो दिमाग के अंदर कुछ ऐसा भर गया है, जो स्ट्रक कर चुका है जिस भी परिस्थिति के कारण क्या हो, वो परिस्थिति से व्यक्ति अगर धीरे धीरे अपने आप को बाहर नहीं निकालेगा तो फिर वो हेल्थ को खराब करने लग जाएगा। किसी भी पर्सन की ग्रोथ जो है वो उसके मेंटल हेल्थ पे ही टिकी हुई है। पूरा चार्ट ये दिखाना चाहता है कि व्यक्ति जो है वो बेहिसाब दौलत कमाने के इरादे से आया है, अपना एक नाम बनाने के इरादे से आया है, लेकिन अगर ये चंद्रमा, ये मनोस्थिति ही यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है तो वो अपने उस पाथ को अटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहली सलाह यही होगी, ठीक है, इस दशा को अकॉर्डिंगली फिक्स करते हुए शनि का उसके उपाय आप जरूर करें, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा बिहेवियर साइंसेस को यूटिलाइज कराएं, साइकोलॉजी को यहाँ पे यूटिलाइज कराएं, तो कि जो भी उनके अंदर बहुत स्ट्रांगली चिपक के बैठा हुआ है उस थॉट को बाहर निकाल के वो अपने आप को ड्रेन आउट फील करें। अगर ये हो जाता है तब तो आसान होगा आपको चीज़ों को संभालना, नहीं तो फिर दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, मरकरी जो है वो अपने आप नीच राशि अवस्था में बैठे हैं जिसका नीच भंग यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। चंद्रमा मनोस्थिति का दूसरा ग्रह है जो राहु केतु से प्रभावित होकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और बुध दोनों का प्रभावित हो जाना व्यक्ति के मन को और मस्तिष्क को, क्योंकि मरकरी भी इस कंडीशन में वो अपने आप को पॉजिटिव इतनी आसानी से नहीं कर सकता, तो वो जो दो चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं उससे उभारने के लिए आपको उनके बिहेवियर्स के ऊपर काम कराना आवश्यक है। अगर वो दूर हटते हैं अपने जन्म स्थान से और वहाँ के एनवायरनमेंट में अपने आप को थोड़ा सा सही तरीके से ढाल पाते हैं तो फिर आप यहाँ पे बहुत आसानी से चीज़ों को गिराउट कर लेंगे। लेकिन जो मेजर फैक्टर था जो इस चार्ट के माध्यम से समझने समझाने का था वो ये कि कोई चीज़ ऐसी है जो पहले से किसी इवेंट की वजह से स्ट्रक थी, माइंड के किसी कोने में दबी छिपी बैठी थी, लेकिन उस दबी छिपी चीज को किसी दूसरी पर्टिकुलर फैक्टर ने आकर इस तरीके से बढ़ा दिया कि जो चीज नहीं याद आनी थी वो चीज याद आ चुकी, और इस कारण से उसका एक्टिवेट होना कहीं ना कहीं चीजों को नॉर्मल नेचुरल तरीके से डिस्टर्ब करने लगा है। तो जो हम कंसिडरेशंस को देखते हैं, इस तरीके के सवालों को देखते हैं कि क्यों हमारा कोई एक पर्टिकुलर रुझान किसी एक चीज को लेकर हम बहुत स्ट्रांगली उसके पीछे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन तरह के चार्ट से समझ में आ जाता है कि वो कोई एक फैक्टर है जो आपको प्रभावित किए हुए है, और वो फैक्टर जब तक आपको प्रभावित करता रहेगा तब तक आप अपनी लाइफ को किसी न किसी एक जगह पे लाके चिपका के रखे रहेंगे। जिस दिन उस फैक्टर का प्रभाव आप समझ के थोड़ा सा बाहर निकलने लग जाएंगे, मनोस्थिति को जब आप बेहतर करने लग जाएंगे, तो वैसे ही वैसे आप अपने लाइफ में अपने ग्रोथ की तरफ नेचुरली बढ़ने लग जाएंगे। धन्यवाद।